नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है, उसी को लेकर ये बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे और एक दिन में 34,409 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि यहाँ कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे थे और अब फिलहाल मरीजों की मौत भी हो चुकी है और देश में अब तक यहाँ लगातार मामले बढ़ रहे थे। लेकिन अब इसके बीच अब खबरों का आगाज भी कर लेते हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 घंटे के दौरान एनसीआर, खतौली, मोदीनगर, हापुड़, भिवाड़ी के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर घंटा की गति के साथ हवाओं के बीच हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता देते हैं कि दिल्ली, एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को कल राहत भी मिली। राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को रात में जमकर बारिश हुई और दिन भर झुलसती गर्मी से राहत को हुई बारिश ने लोगों को राहत मिली है। तो यहाँ लोगों को राहत का एहसास कराया है गर्मी ने। आपको बता दें, दिल्ली, एनसीआर में एक बार फिर से बारिश हुई। तो यहाँ लोग कई दिनों से मानसून का इंतजार कर रहे थे। अब लोगों को आज राहत मिलने वाली है। कई राज्यों में बारिश हो भी रही है। आपको बता देते हैं कि हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में बारिश हो भी रही है और दिल्ली, एनसीआर में भी अब बारिश की दस्तक होने वाली है। लोगों को अब राहत मिलने वाली है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि कई राज्यों में बारिश के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि तेज बारिश हो सकती है। और फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में दिल्ली, एनसीआर में भी बारिश हो सकती है। मोदी कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक की और इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है और इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक और केयर यूनिट से आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें ये भी कि कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था। निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता। दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें
सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। और वहीं मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी मंडियों को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला लिया गया। सरकार ने यहां एपीएमसी एक्ट यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून के तहत स्थापित सभी सरकारी मंडियों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आपको बता देते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड का जो गठन है वो पिछले साल 15 मई को कोरोना के पहले चरण के दौरान किया गया था और इस फंड के तहत 2 करोड़ रुपए के लोन पर ब्याज में 3% छूट का प्रावधान भी है। और फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी मंडियों को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले का हवाला देते हुए तोमर ने यह कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार का सरकारी मंडियों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसानों से अपील करते हुए कहा कि इन कदमों के मद्देनजर किसान संगठनों को अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। नारियल के खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सकें, उनकी उत्पादकता बढ़े और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। दूसरा, आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सद प्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगी। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और वहीं एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सिर्फ एक सीट के लिए समझौता कर अपनी पार्टी जेडीयू में भारी असंतोष पैदा कर दिया है। राज्यव्यापी आशीर्वाद यात्रा के क्रम के बेगूसराय पहुंचे चिराग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी दावा किया कि नीतीश उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए एक सीट छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसका उनका एकमात्र उद्देश्य है मुझे नीचा दिखाना था। और वहीं यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति यानी कि 2021 से 2030 जारी करेंगे और बता दें कि यहां नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसी के तहत 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ गुरुवार की बात करें तो यहाँ गुरुवार को मुख्यमंत्री के सामने नई नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया और नई नीति में गर्भ निरोधक उपायों की
सुलभता को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था और इसके साथ ही कई अन्य समस्याओं का समाधान भी किया गया। आपको बता दें कि यहाँ देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था भी की जाएगी और सभी तरह के देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। बता देते हैं आपको ये भी कि यहाँ नई नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी। और वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और यहां आपको बता दें कि यहां उन्होंने निशाना साधा है और यहां उन्होंने रजा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि ओवैसी और राजभर दोनों मंगूरी लाल के सपने देख रहे हैं। भाई यहां कई तरह के सपने भी देखे गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों के सपने कभी साकार नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप तेलंगाना बचाइए क्योंकि हम 2023 में तेलंगाना भी लेने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो हैं वो मुंगेरी लाल के सपने अब देख रहे हैं लगातार। चूंकि राजभर जी के साथ में हैं तो दोनों लोग जो है रोज कुछ न कुछ नए मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और मैं उनसे कहूंगा कि सपने अच्छे देखिए। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ में खड़े होने वाले लोगों के सपने पूरे होने वाले देश में और उत्तर प्रदेश में नहीं है। और आप जाइए अपना तेलंगाना बचाइए। हम 23 में तेलंगाना भी लेने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में क्यों आप बार बार यहां आ रहे हैं? यहां आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी जो हसरत है ये एक साजिश के तहत आ रहे हैं क्योंकि इनकी एक हसरत है, इन्हीं की पार्टी का बयान है कि हम मुसलमान यहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप तेलंगाना पहले बचाइए फिर यहां की सोचिएगा। यहां आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, यहां आपका कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा चुकी है। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल रास्ते। और वहीं दूसरी ओर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें, अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 1990 में अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के नाम पर प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कुछ कहा है। आइए दिखाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए थे उन्हें अपने लिए कुछ नहीं पाना था, तो उस समय का वो शेर हम सब जानते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो लोग आज़ादी के बाद अयोध्या में गुलामी और अपमान के उस कलंक को हटाने के लिए गए थे, वो मतवाले लोग थे, वो हिम्मत वाले लोग थे। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक पर सभी को स्वागत है। बात अब हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी के चुनाव लड़ने को लेकर बयान दी है। तो यहां बयान पर बोलते हुए कहा उन्होंने कि राजनीति से प्रेरित होकर इस आंदोलन को चला रहे हैं और इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर उनका कोई सरोकार नहीं है। किसान तो नए कृषि कानूनों का अच्छा मानते हैं और यहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। हर महीने उनके साथ मैं एक बैठक करता हूं। कुछ विषय सरकार की ओर से, कुछ पार्टी संगठन की ओर से जिलाध्यक्षों को बताए जाते हैं। जिलों की भी रिपोर्टिंग जो है जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमको मिलती है। तो संगठन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और ये एक मासिक प्रक्रिया है, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम मुख्यमंत्री के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठें। तो सारी बातचीत करने का हेतु यही है कि संगठन का, सरकार का जो भी फीडबैक आपस में देना होता है वो भी देते लेते हैं और स्मूथनेस से काम में आती रहे। ये हमारे संगठन का एक सामान्य जिसको कहते हैं वो काम है। दूसरी सरकारी कुछ योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को भी हम फील्ड में कैसे लागू करना है और कैसे बढ़िया उसके रिजल्ट निकालने हैं, ये भी संगठन के लोगों को बताते हैं। वो भी आज मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार समृद्धि योजना, इस योजना को लागू करने के लिए अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 37,000 परिवारों की एक लिस्ट
ये तैयार करके हमने डिपार्टमेंट्स को दे दी है। वो लिस्ट इनको भी भेजेंगे ताकि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ उठा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। हमने घोषित किया है कि ऐसे 1 लाख परिवार, उनकी न्यूनतम आय जिनकी 1 लाख से कम है, उनकी 1 लाख आय सुनिश्चित की जाए, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो कई डिपार्टमेंट्स की कई योजनाएं वो सब हैं, इनको सब दी गई हैं। फील्ड के अंदर और भी कुछ चीज़ों का सर्वे और जिसको कहना चाहिए उसका रिव्यू करने की दृष्टि से भी हम चीज़ें करते हैं। जैसे परिवार की जो इनकम की जो हमारी जो चल रही है वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन के काम में भी पार्टी के लोगों को बताया गया कि वो भी वहाँ फील्ड में जो टोलियाँ हैं उनके साथ मिल करके उसके अंदर सहयोग करें। और व्यायामशालाएँ, लगभग 700 व्यायामशालाएँ ऐसी या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। ऐसे 700 व्यायामशालाओं को भी वो लोग जो है वो काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट माइक्रो इरिगेशन का है, उस माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले, क्योंकि पानी जितना है उसका प्रबंधन ठीक हो, तभी हम जा करके अपना जो हमारा टारगेट है कि हर खेत को पानी ये पहुंचाने का हमारा टारगेट है। प्रदेश का 1 भी एकड़ ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर पानी नहीं पहुंचा सके। तो जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई होगी तो सबको हम पानी जो है उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। बहुत सी योजनाएं जो हैं, बहुत अच्छी योजनाएं नीचे चल रही हैं। जैसे स्वामित्व के बारे में जैसे बीच में आया विषय कि लाल डोरा समाप्ति के बाद जिनकी हमने रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं, सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और एक प्रकार से पार्टी का, सरकार का वो धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमने 20 वर्ष से ज़्यादा जिनकी मलकियत शहरी प्रॉपर्टीज़ की वो जो योजना बनाई है, इसके लिए भी वहाँ लोगों में एक अच्छा जो है फीडबैक है, उसमें भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, उसमें कराएंगे। जो कॉलोनीज अभी अनऑथराइज थी उनको रेगुलर करने की जो हमारी स्कीम है उस पर भी लोगों की राय वो में मिली है कि बहुत फीडबैक अच्छा है। जो समस्याएं हैं उनको सबको समाधान करके हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें सब में पार्टी अपना योगदान करे और पार्टी की जो भूमिका है वो सक्रिय हो, इस नाते से सारी चर्चा की गई। पंचायत चुनाव के बारे में सब लोगों ने कहा कि हाँ इस समय करा लेने चाहिए, वातावरण ठीक है, लेकिन उसमें चूंकि कोर्ट के केस की कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो 22 अगस्त को जैसे मैंने बताया उस पर सुनवाई है। 22 अगस्त को कोर्ट अगर उसका फैसला कर देता है तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी 2 बड़ी बात है। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर, उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है नए लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें उसका क्या। और उधर यूपी के गोंडा में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 3 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और अर्धनिर्मित असले के साथ भारी मात्रा में अवैध असला बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। बता दें कि इस मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आज एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है और पकड़ा गया जो अभियुक्त है वो थाना कटरा बाजार का रहने वाला है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोडा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक कटरा बाजार थाना अंतर्गत एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 3 निर्मित शस्त्र एवं 10 नाल और शस्त्र बनाने के उपकरण पकड़े गए हैं, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसे सुसंगत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चौपन थाना क्षेत्र के पटवद में एक कार का टायर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई, जिसमें एक अधिवक्ता की मौत हो गई है, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। बता देते हैं आपको ये भी कि लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और यहाँ डॉक्टरों ने अधिवक्ता शशि रंजन को मृत घोषित कर दिया और 3 लोगों का फिलहाल इलाज भी चल रहा है।
सोनभद्र जिले के आज चौपन थाना क्षेत्र के पटवध में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में कुल 4 लोग घायल हुए थे, जिसको पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां पे डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया है और वहीं 3 लोगों का इलाज चल रहा है। मृतक जो है ये शशि रंजन अधिवक्ता के रूप में इनकी पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जिला मुख्यालय सोनभद्र के रावटसगंज से ओबरा जा रहे थे और ओबरा जाते समय पटवध में अचानक कार के आगे का टायर ब्लास्ट होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और इसके बाद वो डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई, जिसके बाद यह घटना घटी है। तो अभी सभी घायलों का इलाज चौपन CHC में चल रहा है। वहीं मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं और दहाड़ मारकर रो रहे हैं। पूरे इस घटना की जानकारी होने के बाद अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम अधिवक्ता भी घटना स्थल पे पहुंचे हैं और चौपन CHC में अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुभाष पांडे, NB न्यूज, सोनभद्र। उधर औरैया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार भी कर लिया है। यहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कानून रेंज IG को मारने की धमकी दी गई थी और कई महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका था। उसके पास से पुलिस को भारी मात्रा में असला मिला है। मामला कानपुर देहात का सिकंदरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां निवासी सुनील वर्मा एक साइबर क्रिमिनल है। उसके 4 जुलाई को फेक ID से कानपुर जोन के IG को जान से मारने की धमकी दी थी। तो यहाँ आपको बता दें कि IG को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद स्वाट टीम और साइबर सेल हरकत में आ गया। पुलिस को जब इस मामले का पता चला तो धमकी राहुल सोनी को दी गई। आपको बता दें कि यहाँ बताया गया है कि धमकी उसने नहीं, सुनील वर्मा नाम के एक अपराधी ने दी है। फेसबुक पे कुछ पोस्ट वायरल हुए थे। उन वायरल पोस्ट में एक व्यक्ति का नाम आया था जिसका नाम राहुल सोनी था और वो अछल्दा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। और उस जो फेसबुक पे पोस्ट किए गए थे उसमें कुछ असला लिए हुए उसकी फोटो थी और कुछ धमकियां भी उसमें दी गई थी, जिसमें पुलिस विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों के बारे में भी धमकी भरे मैसेज उसमें डाले गए थे। इसी की जांच पड़ताल हमारी जनपदीय SOG टीम, साइबर सेल टीम और जो स्थानीय पुलिस है अछल्दा की, उसके द्वारा की जा रही थी। और जब वो जांच की जा रही थी उसके दौरान राहुल सोनी नाम के युवक से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा ये काम नहीं किया गया है, परंतु ऐसा एक व्यक्ति है जिसका उससे पुराना रिश्ता रहा है और उसकी परिवार की ही एक महिला से पहले इस अभियुक्त के संबंध थे और उसका विरोध करने पर वो उसको डराता धमकाता भी था। और हो सकता है कि उसने इस तरीके का काम बदला लेने के लिए, विरोध क्योंकि किया गया था उस रिलेशनशिप का, इसलिए किया हो। इस संबंध में जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लंबे समय से ये व्यक्ति जो अभियुक्त है वो इसका शोषण कर रहा था और इसकी बहुत सारी फोटोज और वीडियोज भी इसके पास थी जो ये वायरल करने की अपने आप को इसको धमकी भी देता था। इस संबंध में पीड़िता द्वारा फिर बताया गया क्योंकि ये बहुत डरी हुई थी और अभी तक वीडियो वायरल होने के खतरे से बात नहीं कर पा रही थी, परंतु पुलिस के मैटर संज्ञान में आने पे इसको पहले भी एक बार मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया था जब 504-506 की FIR की गई थी और उसके बाद पीड़िता ने एक लिखित तहरीर दी कि उसके द्वारा उसका शोषण लगातार किया जा रहा है और उसपे 376 IPC का मुकदमा थाना अछल्दा में पंजीकृत किया गया था। इसके साथ ही साथ जब अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई तो गिरफ्तारी के दौरान ये पता चला कि इसके पास बहुत सारा असला है और कारतूस भी हैं और इसके साथ ही इसके पास 2 थानों की मोहर भी बरामद हुई है और एक फर्जी 2012 का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है जिसमें अग्रिम विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जब इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये पूर्व में भी गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम थाना सिकंदरा कानपुर देहात से रह चुका है और अवैध शराब के निर्माण का भी एक मुकदमा इसके ऊपर पहले से पंजीकृत है। ये शातिर किस्म का अपराधी है, इसका नाम सचिन वर्मा है और ये फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।